गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है समाजशास्त्र से संबंधित, वो मेनली बीए थर्ड ईयर बीए फाइनल वाली क्लास, बीए फाइनल के जो बच्चे हैं उनके लिए है। और बीए थर्ड ईयर में सेकंड पेपर A333 कोड नंबर A333 रिसर्च से संबंधित ये पेपर है, टोटल रिसर्च से संबंधित है। तो इसमें हम इसमें हम ना समाज से संबंधित जितनी भी खोज या अनुसंधान, रिसर्च, शोध, हम उनसे संबंधित इस पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान या और अन्य सामाजिक विज्ञानों में खोजें हुई हैं, अनुसंधान, रिसर्च, शोध, उसी तरीके से सामाजिक विज्ञानों में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन अध्यापन जो हुआ है या हो रहा है, उसका जो मूल आधार है वो है अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, यानी समाजशास्त्र पर संबंधित खोज, शोध। तो हमारा जो चर्चा का मुख्य मुद्दा है आज का, वो है सामाजिक अनुसंधान। जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में काफ़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है और एक नॉलेज का कलेक्शन, एक इतना अनलिमिटेड नॉलेज का कलेक्शन हो चुका है नेचुरल साइंस में। तो इसी तरह से अगस्त कॉम्ट से लेके आने वाले जो भी विचारक हैं हमारे, उन सभी का मेन मुद्दा इस समाजशास्त्र में अनुसंधान किए जाने चाहिए, ताकि हम समाजशास्त्र में सिद्धांतों का निर्माण कर सकें, हम समाजशास्त्र में टेक्निक्स का निर्माण कर सकें, समाजशास्त्र को हम एक सुचारू विज्ञान का रूप दे सकें। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम सामाजिक अनुसंधान का उपयोग करेंगे। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा समाजशास्त्र को हम विज्ञान के तर्ज पर आगे लेकर आना कि हमें समाजशास्त्र में किन किन चीज़ों की खोज करनी चाहिए, किन किन सिद्धांतों को बनाना चाहिए, ताकि एक रियल नॉलेज का कलेक्शन हो सके। रियल नॉलेज, यथार्थ ज्ञान। तो हम जानते हैं कि मनुष्य का प्रारंभ से ही मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी रहा है, जिज्ञासु। क्योंकि मस्तिष्क के जो विकास है, सभी प्राणियों में जो मस्तिष्क का विकास, उसमें मानव के मस्तिष्क ने सबसे ज़्यादा विकास किया है। तो मानव का जो मस्तिष्क है वो विचारधीन है, इसलिए नई नई जिज्ञासाएँ, नई नई प्रोबेबिलिटीज़ पैदा होती है मनुष्य के मस्तिष्क में। तो मानव की जिज्ञासा का आधार चाहे प्राकृतिक दशाएँ हों, चाहे सामाजिक, इनसे संबंधित ज्ञान का स्पष्टीकरण करना तथा ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान का सत्यापन करना, ये क्या होता है? अनुसंधान है। स्पष्टीकरण, ज्ञान का स्पष्टीकरण, यानी कि ज्ञान की डेफिनेशन देना। ज्ञान क्या है? व्हाट इज़ द नॉलेज? तो व्हाट इज़ द नॉलेज एंड व्हाट इज़ रियल नॉलेज? तो यही चीज़ हम जो है समझते हैं हमारे सामने, या हम जिस चीज़ को प्राप्त या जो चीज़ हम निकाल के लाते हैं वो क्या? वो है अनुसंधान के द्वारा। तो अनुसंधान, रिसर्च, अंग्रेजी का शब्द है रिसर्च। तो कहने का मतलब ये है कि जो अनुसंधान है ये हमारी प्राथमिक प्रक्रिया नहीं होती है। वैसे ये प्राइमरी प्रोसेस, प्राइमरी वर्क, प्राइमरी जॉब नहीं है। ये है जो चीज़ पहले हमारे सामने है। मेनली ये है कि जो चीज़ पहले खोजी जा चुकी है, उन चीज़ों का
रिसर्च यानी कि उन चीज़ों को पुनः दोबारा सही प्रस्तुत करना। प्रेजेंटेशन पहली चीज़ों की, जिन चीज़ों में पहले जो चीज़ें पहले खोजी जा चुकी हैं, जिन चीज़ों का पहले अनुसंधान किया जा चुका है, खोज की जा चुकी है, उसको दोबारा खोजी गई पहली चीज़ों को दोबारा खोजना, रिसर्च, पुनः खोजना। तो ये प्राइमरी चीज़ नहीं हुई, वैसे तो खोजी गई है पहले। एक जो प्राइमरी जॉब है वो है सर्च, तो सर्च सेकेंडरी जॉब हो गया हमारा रिसर्च। तो खोजी हुई चीज़ों को पुनः खोजना, रिसर्च यानी री मीन्स पुनः और सर्च मीन्स खोज। तो पुनः खोजने को हम कहते हैं अनुसंधान। पुनः खोजने का मतलब है कि जो खोज है, जो खोज हो चुकी है, उस खोज में से और कई सारी नई चीज़ें पैदा करना, नई जानकारियाँ, नया ज्ञान पैदा करना है। तो जैसे कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, पहले मोबाइल बने थे, मोबाइल पहले कैसे बने थे, बात करने का क्या तरीका था, बात करने का तरीका टेलीफोन था। उसके बाद में पेजर आए, पेजर में वॉइस जाती थी राइटिंग में। उसके बाद में हल्के छोटे कीपैड्स बने, कीपैड वाले मोबाइल, उसमें हम केवल मैक्सिमम बात कर सकते थे, मैसेज डाल सकते थे, और एक दो चीज़ फालतू थी जिनका हम उपयोग कर सकते थे। लेकिन क्या मोबाइल के ऊपर जब रिसर्च बार बार होती रही है, मोबाइल के ऊपर रिसर्च बार बार होती रही है, अनुसंधान, तो क्या हुआ है, एक नॉलेज यानी कि रियल नॉलेज का कलेक्शन होता चला गया है, संग्रह, यथार्थ ज्ञान का संग्रह बढ़ता चला गया है। आज मोबाइल क्या है, आज मोबाइल स्क्रीन वाले हैं, आज बिना पैड के मोबाइल हैं, आज इस मोबाइल से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी वस्तु, किसी भी प्रोसेस, किसी भी मेथड्स को हम एक नया रूप और एक नवीनता प्रकट करते हैं, हम उसका स्पष्टीकरण करते हैं। स्पष्टीकरण यानी कि हम डिफाइन करते हैं चीज़ को बारीकी से, और उस चीज़ को हम सत्यता की कसौटी पर रखते हैं। तो वो चीज़ ऑब्जेक्टिविटी में आती है कि भाई और ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च भी एक तरीके से रियलिटी, यथार्थ, ऑब्जेक्टिविटी, सार्वभौमिकता प्रदान करती है, अनुसंधान। तो हमारा जो सोशल रिसर्च है, हम उसमें सोशल रिसर्च में उसका अर्थ क्या, अर्थ है सोशल रिसर्च का, सोशल रिसर्च के अध्ययन क्षेत्र कौन कौन से हैं, सोशल रिसर्च का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस, सोशल रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं, सोशल रिसर्च हम किन किन स्टेप्स में, किन किन चरणों में हम अपने रिसर्च को पूरा करते हैं। ये भी एक साइंटिफिक तरीका है कि हम रिसर्च को जब शुरू करते हैं, हम जब अनुसंधान का कार्य प्रारंभ करते हैं, तो हम किन किन स्तरों से गुजरते हैं। प्रारंभिक स्तर हमारा क्या होना चाहिए, द्वितीय स्तर, तृतीय, और रिसर्च का जो अंतिम चरण है, रिसर्च की जो अंतिम स्टेप्स है, वो हमारा क्या होना चाहिए, रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट होता आखिरी चरण जो होता है हमारा, रिपोर्ट प्रदान करना कि भाई हमने ये चीज़ें यहाँ से प्रारंभ करके इस ऑब्जेक्ट या इस प्रोसेस या इस मेथड्स को, हमने पुराने मेथड को हमने एक नया रूप दिया है, तो उसमें हम अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये लास्ट, इसका जो है रिसर्च का लास्ट स्टेप होता है रिपोर्ट देना। तो इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ये बताती है कि भाई हमें भी समाजशास्त्र में अनुसंधान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन कुछ विचारकों का कुछ आलोचनात्मक जो टिप्पणियां हैं, उसमें ये भी है कि भाई देखो, समाजशास्त्र का अनुसंधान बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि अनुसंधान हम उस चीज़ का करते हैं, अनुसंधान हम करते हैं कि मेज़ पर कोई चीज़ रखी हुई है, उसे हम अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा देखकर, तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है रिसर्च की।
लेकिन समाज के या समाजशास्त्र विषय या समाज का जो अनुसंधान करना है, हमें रिसर्च करनी है, वो क्या है, वो हम उसे लाके कहीं एक ऐसी मेज़ पर तो रख के नहीं ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। कभी समाज को लाओ और उसे टेबल पर रखो, देखते हैं क्या है इसके अंदर, कैसी इसकी मूवमेंट्स हैं, क्या है, क्या नेचर है। तो ऐसे तो सोशोलॉजी या सोसाइटी के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है। जो अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के अंदर सुविधा है, पॉसिबिलिटी है, वो समाजशास्त्र के अंदर नहीं है। तो क्या है कि समाजशास्त्र का जो रिसर्च है, समाजशास्त्र का जो अनुसंधान है, वो एक भी क्रिटिकल वर्क से कम नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी प्रयोगशाला लैब भी नहीं है। हमारे पास सोशोलॉजी की कोई ऐसी लैब तो है नहीं, क्योंकि एक विद्वान का कहना है कि सोशोलॉजी समाजशास्त्र की जो समाज की जो लैब है वो खुद समाजशास्त्र की जो लैब है वो खुद समाज है, सोसाइटी है। तो कोई इसका ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि भाई ये, या उसकी कुछ ऐसी चार दीवारें नहीं है कि भाई ये प्रयोगशाला है, हम प्रयोग कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें और एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स के रूप में समाज जो है वो उसे हम ऐसे खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसे समझने में बड़ी कठिनाई है। तो क्या है कि सोशल रिसर्च एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा बन जाता। तो इसमें जैसे सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और प्रकृति नेचर है, प्रकृति कैसी है इसकी, इसका अर्थ क्या है, पहले तो हम इसे समझ लेते हैं कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। सामाजिक अनुसंधान इस विषय का विश्लेषण करते समय हम हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। कई सारे क्वेश्चंस तुरंत सामने आ जाते हैं कि भाई सामाजिक अनुसंधान का विश्लेषण करने में कई सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य मानवीय क्रियाओं के सभी पक्षों से संबंधित है। मानवीय यानी कि मनुष्य की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन्हीं से संबंधित है कि मानव क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसा व्यवहार है, कैसा कल्चर है इसकी, कैसी सोसाइटी है, कैसी एसोसिएशन, कैसे इंस्टीट्यूशंस है इसके। तो मनुष्य के जितनी भी क्रियाएं हैं, मनुष्य के चारों तरफ जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी का क्या है, उन सभी से संबंधित है। उन सभी से संबंधित क्या है, रियल नॉलेज लेनी है। यदि हम इस व्याख्या को स्वीकार भी कर ले तो हमारे सामने तुरंत एक दूसरा प्रश्न, दूसरी समस्या भी, क्वेश्चन एक समस्या होती है। तो दूसरा क्वेश्चन उठ जाता है कि मानवीय क्रियाओं का यथार्थ ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। मानवीय क्रियाओं का यथार्थ ज्ञान हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक जानकारी, वास्तविक ज्ञान हम किस प्रकार, यथार्थ का मतलब वास्तविक होता है, रियल या रियलिटी। यथार्थ ज्ञान को बोलते हैं हम वास्तविक ज्ञान, सत्य ज्ञान। इस संबंध में एक सरल तरीका यह हो सकता है कि विभिन्न विचारक जिन सैद्धांतिक मान्यताओं के आधार पर मानवीय क्रियाओं तथा व्यवहारों की व्याख्या करते हैं, उन्हीं की सहायता से हम कुछ सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करने का प्रयत्न करें, कोशिश करते हैं। ऐसा करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह आ जाती है कि हमारा ज्ञान एक संकुचित दायरे में ही सीमित रह जाएगा। ब्रॉडनेस की जो इम्पोर्टेंस, ब्रॉडनेस की जो विशेषता है वो नहीं आएगी। एक क्या है कि नैरो माइंडेड की विशेषता बनती है इसमें, संकुचित दायरे में सीमित रह जाएगा और नए ज्ञान का सृजन नहीं कर पाएंगे। नए ज्ञान यानी कि नया नॉलेज, क्योंकि अनुसंधान का जो मेन मुद्दा है, अनुसंधान का जो बुनियादी जो विशेषता है वो है नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, नए ज्ञान को इकट्ठा करना है, नए ज्ञान की खोज करना। तो इसके निराकरण के रूप में कुछ विद्वान यह मानते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान का तात्पर्य अनुभव सिद्ध तथ्यों को ज्ञात करके
परीक्षण और सत्यापन के आधार पर मानव व्यवहार से संबंधित सामान्य नियमों को ढूंढना। एम्पेरिकल फैक्ट्स, अनुभविक तथ्य, अनुभव सिद्ध तथ्य है। एम्पेरिकल ट्रुथ कह दीजिए, एम्पेरिकल फैक्ट्स। अनुभव सिद्ध ज्ञान यानी अनुभव सिद्ध तथ्य है। अनुभव सिद्ध का मतलब है कि एक चीज़ को, एक घटना को, एक सिद्धांत को अनुभव के द्वारा, क्योंकि एक्सपीरियंस एक तरीके से अनुभव है एम्पेरिकल, कि उस चीज़ को बराबर सभी विद्वानों ने जांचा परखा है और अनुभव के आधार पर यह सिद्ध किया है कि ये फैक्ट है। फैक्ट मीन्स भी रियल होता है, फैक्ट मीन्स भी वास्तविक होता है। फैक्ट का मतलब हिंदी में बोलते तथ्य, फैक्ट का मतलब वास्तव, सही। कि किसी भी वस्तु, किसी भी घटना का बार बार जब सत्यता की जांच होती है उसकी, तो वो सभी विद्वान, सभी विचारकों के आधार पर सही मानी जाती है। यानी कि अनुभव से, अनुभव है, हमें पता है भी हाँ ये चीज़ है या ये चीज़ नहीं है, उस चीज़ को मतलब बार बार उसकी मतलब क्या कहते हैं, घिसाई सबके द्वारा। एक आया, उसने भी उस पर घिसाई कर दी, सफाई कर दी, दूसरा आया, उसने भी उसको सफाई कर दी, तो क्या है कि वो चमकती है चीज़ें। तो फैक्ट रियल हो जाता हो कि भाई ये चीज़ सत्य है, तो उसको अनुभव सिद्ध तथ्य बोला जाता। तो तब हम जो है किन्हीं सामान्य ज्ञान की प्राप्ति हम करते हैं। इसका तात्पर्य है कि अनुसंधान का संबंध सैद्धांतिक विश्लेषण से अधिक न होकर अनुभव सिद्ध ज्ञान से है। क्या सैद्धांतिक विश्लेषण एक मेथड, एनालिटिकल मेथड हो गया। दूसरा है एम्पेरिकल फैक्ट। एम्पेरिकल फैक्ट इज इम्पॉर्टेंट देन एनालिटिकल मेथड। सैद्धांतिक विश्लेषण से अधिक उपयोगी क्या होगी? जैसे कहते हैं बुजुर्गों का अनुभव आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत लाभदायक होता, इम्पोर्टेंस। तो ऐसे ही अनुभव सिद्ध जो तथ्य होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस जो एक लैब में बैठकर जिन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है उनसे ज़्यादा उपयोगी और सत्य होती है बात। तो ये इसमें जो है सामाजिक अनुसंधान के, भाई सामाजिक अनुसंधान जो है हम लोगों की क्रियाओं का अध्ययन है, लोगों के व्यवहार का अध्ययन है, लोग कैसा जब लोग दूसरे से अंतःक्रिया बोलते, जब लोग दूसरों से अंतःक्रियाएँ, दूसरों से संबंध बनाते हैं, क्रियाएं करते हैं, आपस में लेन देन करते हैं, सामाजिक संबंध बनाते हैं, तो लोग किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार अनुभव करते हैं उन चीज़ों का या उन क्रियाओं का, उन घटनाओं का। लोग कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कैसा महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें, जितनी भी मनुष्य संबंधित क्रियाएं, व्यवहार हैं, वह सारी चीज़, उन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है वो सामाजिक अनुसंधान की लिस्ट में है। सामाजिक अनुसंधान की जो तो इम्पोर्टेंट डेफिनीशंस हैं, उनमें E.M. बोगार्डस की इम्पोर्टेंट डेफिनीशन है। उसमें अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान की जो है डेफिनीशन में बताते हैं, क्या कहते हैं कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में, यानी कि जो लोग एक साथ रह रहे हैं जीवन में, है ना, लाइफ में जब एक साथ लोग रहते हैं, एक साथ लोग लाइफ में कौन कौन रहते हैं? सभी लोग लाइफ में एक साथ सभी लोग रहते हैं अपने अपने पर्टिकुलर प्लेसेस पर। जैसे एक फैमिली क्या है? एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज। इम्पोर्टेंट डेफिनीशन है, छोटी डेफिनीशन है, समझ में आने लायक डेफिनीशन है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। कि जब लोग एक साथ रहते हैं
जीवन में, लाइफ में जब एक साथ लोग रहते हैं, तो लाइफ में एक साथ लोग फैमिली में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, नहीं तो एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं, क्रियाशील यानी कि जो चीज़ प्रोसेस, क्रियाशील अंतर्निहित अंदरूनी जो चीज़ें हैं चल रही हैं, क्रियाएं जो हो रही हैं लोगों के अंदर, वो मैं पहले बताया कि व्यवहार आपस के, एक दूसरे के, लोग आपस में एक दूसरे को कैसा महसूस करते हैं, लोग एक दूसरे को आपस में कैसा मानते हैं, तो ये सारी जितनी भी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज जो हो रही हैं, प्रक्रियाएं जीवन में लोगों के साथ, जो लोग साथ साथ रह रहे हैं उनमें आपस में जो भी चीज़ घटित हो रही है उनके परिणाम या उनको खोजना, सामाजिक अनुसंधान, ये E.M. बोगार्डस की डेफिनेशन है कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य कि सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य व्यक्ति जीवन अथवा व्यक्तिक क्रियाओं से नहीं होता है, कि पर्सनल कुछ नहीं है। सामाजिक अनुसंधान का मतलब पर्सनल नहीं है, पब्लिक है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिक जीवन या व्यक्तिक क्रियाओं से संबंधित नहीं, बल्कि इसका क्या है, समूह, व्यक्तियों के समूह से संबंधित सामूहिक व्यवहार, सामूहिक जीवन से है, पब्लिकली। तो ये डेफिनेशन है E.M. बोगार्डस की। मोजर की डेफिनेशन है, C.A. मोजर की डेफिनेशन आप देख लीजिए इसमें थोड़ा सा। उन्होंने बताया है कि सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करना, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करना, जो समस्याएं हैं उनकी नई जानकारी, नया ज्ञान प्राप्त करना है, तो हम क्या कहते हैं, सामाजिक अनुसंधान। ऐसे P.V. यंग की डेफिनेशन है, थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन इसमें भी समझ लीजिए इम्पोर्टेंट है। सोशल रिसर्च में जो मिसिस P.V. यंग इम्पोर्टेंट हमारे समाजशास्त्री हैं, सोशल रिसर्च से संबंधित, तो इनकी डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट आप समझ लें कि सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक और क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नए ज्ञान का अन्वेषण का मतलब अन्वेषण, खोज, अनुसंधान, नए ज्ञान का अनुसंधान, पुराने तथ्यों की परीक्षा, सत्यापन, उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्य कारण की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। तो नए तथ्यों की खोज, सोशल रिसर्च का मतलब है P.V. के अनुसार बता रही है कि नए तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों की सत्यता की जांच, दो चीज़, उनके क्रम, पारस्परिक संबंध किसके, लोगों के आपस के बीच के, कार्य कारण किसके, लोगों के अपने कार्य की व्याख्या करना, जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी व्याख्या करना, जो लोग के आपस में संबंध हैं उनकी व्याख्या करना, संबंध जैसे वैवाहिक संबंध बनते हैं, रक्त संबंध बनते हैं, उनकी व्याख्या करना, कभी पिता का पुत्र के प्रति क्या संबंध, कैसे संबंध हैं, सकारात्मक संबंध, नकारात्मक हैं, इस तरह से ये टोटल रिलेशंस की बात आ जाती है, क्योंकि सोसाइटी डिपेंड ऑन सोशल रिलेशन, यानी कि सामाजिक संबंधों पर निर्भर है समाज की व्यवस्था या समाज का अस्तित्व। तो पारस्परिक संबंध, कार्य कारण की व्याख्या, उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियम, जैसे फैमिली के अपने नियम हैं, मैरिज के नियम हैं, किनशिप के नियम हैं, एसोसिएशन, सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, सभी के क्या है, नियम। तो जो व्यवस्था या जो समूह व्यक्तियों का समूह परिवार है, विवाह समूह है, तो परिवार नहीं है, परिवार इंस्टीट्यूशन है। तो लोगों का जो समूह है वो समूह
किन नियमों के द्वारा संचालित होता है, उन नियमों की खोज या उन नियमों का विश्लेषण करना, उन नियमों को नवीनता प्रदान करना या उन्हीं के आधार पर उन चीज़ों को समझना है। नियमों को समझना, भाई किन नियमों के द्वारा परिवार चलता है, ठीक है, किन नियमों के द्वारा गांव की व्यवस्था चलती है, किन नियमों के द्वारा शहर की व्यवस्था चलती है, वो सारे नियम, उन नियमों को कमी है या नहीं है, ज़रूरत है तो, और उन नियमों की कमी को पूरा करने से कौन सी नई चीज़ों की नई घटनाएं आती हैं सामने, तो उन सब चीज़ों का जो भी है गतिविधियाँ, वो सब जो है अनुसंधान का अपना एक कार्य क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र है। तो ये है हमारा थोड़ा सा क्या कहते हैं बुनियादी लेक्चर हो चुका है, ये थोड़ी सी बेसिक लेक्चर है, बेसिस है लेक्चर का कि हम अनुसंधान से क्या तात्पर्य समझते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर। तो सामाजिक अनुसंधान की जो विशेषता क्या होती है, सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक खोज, पुनः खोज। सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य है वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग द्वारा विभिन्न घटनाओं तथा मानव व्यवहारों का सूक्ष्म अध्ययन बारीकी से। क्या कि समूह के अंदर, समूह किससे बनता, मनुष्यों से, व्यक्तियों से जो समूह बना हुआ, उस समूह की घटनाओं का और मानव के व्यवहार का, मनुष्य की जो समूह की घटनाओं और मानव के व्यवहारों का बारीकी से, सूक्ष्मता से अध्ययन करना वैज्ञानिक तरीके से, एक विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या बोलती है कि सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं के वैज्ञानिक अथवा व्यवस्थित अध्ययन मात्र को ही सामाजिक अनुसंधान नहीं कहा जाता, बल्कि इसका उद्देश्य नवीन ज्ञान का सर्जन करना भी है। तो दूसरी बात क्या हुई कि जो अनुसंधान की विशेषता है कि नवीन ज्ञान प्राप्त करना, पहला उद्देश्य भी है कि पुराने ज्ञान की सत्यता करना, दूसरी विशेषता है नवीन ज्ञान भी प्राप्त करना है, नई नॉलेज भी खोज के लेकर आनी है। तो तीसरा जो विशेषता है उसकी ये है कि कोई भी सामाजिक घटना पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि कुछ अन्य घटनाओं से संबंधित होती है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विभिन्न सामाजिक घटनाओं में निहित कार्य कारण के संबंध को ज्ञात करना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं मनुष्य के अंदर, समूह के अंदर, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो डिपेंड होती हैं अन्य दूसरी प्रक्रियाओं के द्वारा, अन्य दूसरी फेनोमेनास के द्वारा। एक फेनोमेना दूसरी फेनोमेना पर डिपेंड रहकर ही घटित होती है। तो क्या है कि घटनाएं हैं जो है मनुष्य की व्यवहार की घटनाएं या जो भी है, जितनी भी घटनाएं होती हैं वो डिपेंड होती हैं दूसरी घटनाओं पर। इसलिए इसमें जो है बहुत ही बारीकी से या बहुत ही समझदारी के साथ में हम अपना इसका अन्वेषण करते हैं, क्योंकि जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट घटनाओं की बात आती है तो उसमें क्या है कि पक्षपात वाला प्रभाव विशेषता आने की संभावना बन जाती है। इसलिए बहुत ही बारीकी से और निष्पक्ष तरीके से हम उसको अन्वेषण करने की ज़रूरत है, आवश्यकता पड़ जाती है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत नए तथ्यों की खोज करने के साथ ही पुराने तथ्यों का पूर्व स्थापित सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा सत्यापन का कार्य भी किया जाता है। तो ये सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा सिस्टम मेथड है जिसका कार्य किसी उपकल्पना की उपयोगिता की जांच करना अथवा उसका परीक्षण करना भी है कि हमारी जो हाइपोथेसिस जिसको हम यूज़ करते हैं रिसर्च के अंदर, और मेनली
पहला दूसरा ही चरण है हाइपोथेसिस यूज़ करने का, उपकल्पना बोलते हैं हिंदी में, काल्पनिक सत्य बोलते हैं एक तरीके से, आर्टिफिशियल ट्रूथ या इमेजिनेशन। हम इमेजिनेशन करके चलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो जिस हाइपोथेसिस का यूज़ हम सोशल रिसर्च के अंदर करते हैं उसकी भी सत्यता की जांच करना ही सोशल रिसर्च का एक कार्य बन जाता है कि भाई हम जिस हाइपोथेसिस को यूज़ कर रहे हैं ये इस कार्य या इस आगे चलने खोज करने वाली प्रक्रिया में सही सिद्ध हो सकता है नहीं। आधारभूत रूप से सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि रिसर्च से जो भी निष्कर्ष निकलते हैं वही निष्कर्ष जो है इकट्ठे होने के बाद में एक सिद्धांत का रूप धारण करते हैं। निष्कर्ष, फैक्ट्स, तथ्य, जो निष्कर्ष है वो तथ्य कहलाते हैं, फैक्ट्स। तो सिद्धांत कब बनते हैं? सिद्धांत बनते हैं तब तथ्यों का संग्रह हो जाता है, यानी कि निष्कर्षों का संग्रह। भाई हमने ये निष्कर्ष निकाले, सारे निष्कर्ष इकट्ठे हो जाएंगे तब वो किसी मेथड्स की फॉर्म बनेंगे। ये सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं में है। आखिरी जो विशेषता है वो बताती है कि सामाजिक अनुसंधान केवल कुछ विशेष पद्धतियों, प्रविधियों, उपकरणों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध नई प्रविधियों के समुचित विकास से भी है। कि नई जो टेक्निक्स है, प्रविधि का मतलब टेक्निक्स, प्रोसेस, प्रविधि, टेक्निक्स बोलते हैं सर। तो जो नई टेक्निक्स का विकास करना, नए तरीके, विकास से संबंधित नए तरीकों की खोज करना है, उन टेक्निक्स, नई टेक्निक्स को सामने लेकर आना है। रिसर्च, सोशल रिसर्च का जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है। तो ये है सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। इसमें आगे जो है वो है सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। विशेषताओं के बाद में उद्देश्य आते हैं। इस सामाजिक अनुसंधान का क्या उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य, दो उद्देश्य होते हैं इसके, एक सैद्धांतिक उद्देश्य, दूसरा व्यवहारिक उद्देश्य। यानी कि थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स और अप्लाइड और यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्टिव्स। यूटिलिटेरियन यानी कि व्यवहारिक, उपयुक्तवादी। यानी रिसर्च का उद्देश्य क्या हुआ? रिसर्च का उद्देश्य सिद्धांतों का निर्माण करना। दूसरा उद्देश्य सिद्धांतों का निर्माण करना एक अलग कार्य है, और रिसर्च का दूसरा उद्देश्य है कि व्यवहारिक यानी कि उपयुक्त। जो सिद्धांत बनाए उनकी कुछ उपयोगिता भी होनी चाहिए। सिद्धांत बना दिए, उपयोगिता नहीं है तो बेकार रिसर्च का अधूरी रिसर्च है, यानी कि रिसर्च का कोई महत्व नहीं है जब तक उन सिद्धांतों को उन सिद्धांतों का हमारे जीवन में, हमारे समाज में, समाजशास्त्र को जब तक उन सिद्धांतों की उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी तो हमें सिद्धांत बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए समाजशास्त्र का पहला उद्देश्य है कि समाजशास्त्र में पहले सिद्धांतों का निर्माण किया जाए। निर्माण सिद्धांत ऐसे होने चाहिए, जिन सिद्धांतों का निर्माण हो रहा है वो सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जो हमें जीवन में मौलिक हमारी ज़रूरतें या उपयोगिता ज़रूरतें पूरी होती है। हमारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, उपयोगिता उसका जीवन में, यानी कि समाज में उन सिद्धांतों की उपयोगिता कितनी महत्वपूर्ण उपयोगिता है या नहीं है, ये डिपेंड करता। तो सिद्धांत और उपयोगिता, हमने सिद्धांत बना दिए, उनकी उपयोगिता, यूटिलिटी, कैसे हम समाज उसको जो है समाज के लिए सही बैठते हैं, तो वो उपयोगिता बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि तो मोटे छोटे रूप में हम उसे बता सकते हैं अभी कि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य केवल नए सिद्धांतों का निर्माण करना ही नहीं है, बल्कि पुराने सिद्धांतों का नई परिस्थितियों में सत्यापन करना भी होता है। तो इसका मतलब ये हो गया। दूसरा क्या है कि जो सिद्धांत बनाए जाते हैं मनुष्य की उस
स्वाभाविक इच्छा से है जिसके द्वारा वह उपयोगी ज्ञान का संचय करके अपने कार्यों को अधिक कुशलतापूर्वक पूरा कर सके। तो कहने का मतलब ये कि केवल सिद्धांत ही प्रस्तुत नहीं करना। समाजशास्त्र में जो 2 उद्देश्य हैं उसमें सिद्धांत का निर्माण करना ही सबसे बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि ऐसे सुझाव भी प्रस्तुत करना है जिनके द्वारा सामाजिक जीवन को अधिक स्वस्थ बनाया जा सके। यानी कि सिद्धांतों का उपयोग मानव जीवन को स्वस्थ बनाना भी है। उपयोगिता ऐसी होनी चाहिए, समाजशास्त्र में जो सामाजिक अनुसंधान का जो उद्देश्य है उसमें पहला सिद्धांत, दूसरा उपयोगिता। तो उपयोगिता, सिद्धांतों की उपयोगिता ऐसी होनी चाहिए ताकि समाज स्वस्थ बना रह सके। तो ये 2 विशेषताएं हैं और यही विशेषताएं हैं समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान की। आप पढ़ें, इसे बार बार पढ़ेंगे तब ये समझ में आ जाएगा और इसकी डिटेल में आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे हम इसकी। थैंक यू।